नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर लगभग 55% हुई। बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या 2,37,000 से अधिक। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कोविड संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों को क्वारंटीन कर कड़ी निगरानी रखने को कहा। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस से चीन के साथ लद्दाख गतिरोध पर राजनीति न करने को कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को की यात्रा पर रवाना। इस यात्रा में भारत और रूस के बीच रक्षा और सामरिक भागीदारी को मजबूत करने पर विशेष बल दिया जाएगा। और केंद्र सरकार का उच्चतम न्यायालय से भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा को जन सहभागिता के बिना अनुमति देने का अनुरोध। दोपहर समाचार में मैं हूं निखिल कुमार और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी लवलीन निगम। देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या 2,37,196 हो गई है। स्वस्थ होने वालों की दर 55.77% पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 9,440 लोग ठीक हुए। कुल 1,74,000 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 14,821 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमित रोगियों की संख्या 4,25,000 हो गई है। एक दिन में 445 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 13,699 हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से प्रसार को रोकने के लिए कोविड संक्रमित मरीजों के संपर्कों को क्वारंटीन करने और कंटेनमेंट क्षेत्रों का पुनः मानचित्रण करने की सिफारिश की है। डॉक्टर वीके पॉल समिति की रिपोर्ट की कल उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा करते हुए गृह मंत्री ने दिल्ली सरकार को सलाह दी कि वो समिति द्वारा सुझाई गई रोकथाम रणनीति को लागू करे। गृह मंत्रालय के अनुसार समिति ने सिफारिश की है कि कंटेनमेंट क्षेत्रों की नए सिरे से पहचान की जाए और उनकी सीमाओं तथा उनके अंदर होने वाली गतिविधियों पर कड़ी निगरानी की जाए और नियंत्रण बनाए रखा जाए। इस कार्य को पूरा करने के लिए आरोग्य सेतु और इतिहास ऐप का संयुक्त रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। बैठक में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अतिरिक्त कई अन्य लोग भी शामिल थे। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल की अध्यक्षता वाली समिति का गठन 14 जून को गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। समिति ने सुझाव दिया है कि कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर के सभी स्थानों का भी विवरण तैयार किया जाना चाहिए ताकि दिल्ली पर एक व्यापक डेटा उपलब्ध हो। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि कोविड प्रभावित लोगों का इलाज अस्पतालों, कोविड देखभाल केंद्रों या घरेलू क्वारंटीन में किया जाना चाहिए। समिति की सिफारिशों के अनुसार दिल्ली के प्रत्येक जिले को कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों को उचित चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एक बड़े अस्पताल से जोड़ा जाएगा। समिति ने इन कार्यों को पूरा करने के लिए एक समय सारणी भी बनाई है। इसने सुझाव दिया है कि मृत्यु के प्रत्येक मामले का इस आधार पर विश्लेषण किया जाना चाहिए कि रोगी को कब अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसे किस क्षेत्र से लाया गया था। समिति ने यह भी कहा है कि यह पता लगाना बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए कि क्या मृतक घर में क्वारंटीन था और क्या उसे समय पर अस्पताल लाया गया था। साथ ही प्रत्येक मृत्यु की सूचना केंद्र सरकार को दी जानी चाहिए। समय सारणी के अनुसार नई योजना तैयार होने के बाद 23 जून तक जिला स्तरीय टीमों का गठन किया जाना चाहिए और 26 जून तक सभी कंटेनमेंट क्षेत्रों की नई सीमाओं का निर्धारण हो जाना चाहिए। नियंत्रण क्षेत्रों का 100% सर्वेक्षण 30 जून तक पूरा हो जाना चाहिए और बाकी के क्षेत्रों का सर्वेक्षण 6 जुलाई तक कर लिया जाना चाहिए। 27 जून से 10 जुलाई के बीच दिल्ली में प्लाज्मा की पहचान करने वाला ब्लड टेस्ट सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसमें 20,000 लोगों का सैंपल टेस्ट किया जाएगा। इस बीच दिल्ली सरकार ने सभी जिलाधीशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कोरोना वायरस के सभी दैनिक मामलों का 24 घंटे के भीतर सत्यापन किया जाना चाहिए। दिल्ली में कोविड-19 से संक्रमित 25,000 लोगों का इलाज चल रहा है। करीब 12,000 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। मीडिया को जानकारी देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में जांच की 3 गुनी वृद्धि की गई है और अब रोजाना लगभग 18,000 जांचें की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि शहर में गंभीर मामले कम हैं और अधिकतर हल्के मामले हैं। श्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 7,000 बिस्तर खाली हैं। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है, उनके ऑक्सीजन का स्तर जांचने के लिए सरकार उन्हें पल्स ऑक्सीमीटर देगी।
महाराष्ट्र में कोरोना से ठीक होने वालों की दर 50% से ऊपर बनी हुई है। राजधानी मुंबई के उपनगरीय क्षेत्रों में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए नगर निगम ने कई नए उपाय किए हैं। राज्य के पुलिस बल में कोरोना संक्रमण की बढ़ती हुई संख्या भी चिंता का कारण बनी हुई है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। महाराष्ट्र में कोविड-19 के मरीजों के ठीक होने की दर में सुधार के साथ साथ मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी भी जारी है और शहरों समेत ग्रामीण इलाकों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मुंबई में धारावी, दादर, माहिम जैसे इलाकों में इस महामारी को नियंत्रित करने के बाद अब उपनगरों में फैलने वाली महामारी की चुनौती का सामना करने के लिए बीएमसी प्रशासन कदम उठा रहा है। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल आज उत्तर मुंबई के कुछ इलाकों के लिए रैपिड एक्शन प्लान की घोषणा करेंगे। एक स्वयंसेवी संगठन की तरफ से बीएमसी को एम्बुलेंस भेंट की जा रही है। बीएमसी ने इससे पहले ही निजी अस्पतालों में ऑडिटर नियुक्त करने के कारण निजी अस्पतालों द्वारा होने वाले मरीजों के शोषण को रोक लगी है। लेकिन वहीं दूसरी ओर राज्य के पुलिसकर्मियों को भी कोरोना का सामना करना पड़ रहा है और अब तक 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोविड-19 से बाधित हुए हैं। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए राज्यव्यापी जन जागरण अभियान की शुरुआत की। ये अभियान 30 जून तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अभियान के डिजिटल लॉन्च में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए 11,500 पंचायतों से करीब 1 लाख लोग जुड़े हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने आप पर अनुशासन रखकर ही हम कोरोना की लड़ाई जीत सकते हैं। उन्होंने कहा कि महामारी को रोकने के लिए प्रत्येक व्यक्ति आत्मसंयम का परिचय दे ताकि सरकार को कड़े कदम न उठाने पड़े। श्री गहलोत ने इस अवसर पर जरूरतमंदों को पका भोजन उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि राजस्थान कोरोना की जांच और रिकवरी रेट के मामले में अन्य राज्यों से आगे है, साथ ही यहाँ मृत्यु दर भी कम है। इस बीच प्रदेश में आज 67 लोगों में कोरोना की पुष्टि के बाद कुल संक्रमितों की संख्या लगभग 15,000 हो गई है। साथ ही प्रदेश में अब तक कोरोना के करीब 7 लाख नमूनों की जांच भी की जा चुकी है। आकाशवाणी समाचार के लिए जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 76 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 2,103 हो गई है। लोगों के स्वस्थ होने की दर 68.95% है। 1,446 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 30 मरीज ठीक हुए हैं। 446 लोगों का इलाज चल रहा है। 11 लोगों की इस वायरस से मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आकाशवाणी को बताया कि राज्य में स्वस्थ होने वालों की दर अच्छी है। श्री गुप्ता ने कहा कि जिला मुख्यालयों में 30 टू नॉट मशीनें काम कर रही हैं, जबकि 30 वर्चुअली कार्यरत हैं। ट्रू नेट मशीन वो करीबन हम लोगों ने 30 लगा चुके हैं और 30 ऑनलाइन है और इसके बाद अभी 120 का भी लाने का प्रस्ताव है। इसी के साथ हम लोग लगातार जांच की प्रक्रिया बढ़ाने के लिए हमने दुमका, देवघर और हजारीबाग में हमने लैब स्थापित किया है और वहां भी हम आरटी-पीसीआर मशीन डालेंगे। अब तक 1,21,770 नमूनों की जांच की जा चुकी है। उधर केरल में कोविड रोगियों की संख्या बढ़ने के साथ ही राज्य सरकार ने कंटेनमेंट वाले क्षेत्रों में लॉकडाउन के नियमों को और सख्त कर दिया है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। राज्य प्रशासन ने कोविड से बचने के कई एहतियाती उपायों को मजबूत किया है, जिनमें व्यापक स्वैब परीक्षण और राज्य के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में क्वारंटीन और लॉकडाउन दिशा निर्देशों का सख्ती से कार्यान्वयन शामिल है। इस वायरस के सामुदायिक प्रसार को रोकने के लिए एंटीबॉडी परीक्षण किए जा रहे हैं। राजधानी तिरुवनंतपुरम हाई अलर्ट पर है क्योंकि यहां 5 नए मामलों का पता चला है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री शैलजा ने कहा है कि केरल में अभी तक कोविड का कोई समुदाय प्रसार नहीं हुआ है, लेकिन इसका अंदेशा बना हुआ है। इस बीच वंदे भारत अभियान के अंतर्गत खाड़ी क्षेत्र और मालदीव से 9 उड़ानों के जरिए 2,000 से अधिक भारतीय आज केरल पहुंचेंगे। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आरती मल्होत्रा। मिजोरम में कोविड-19 का एक नया मामला मिलने के बाद कुल संक्रमित लोगों की संख्या 142 हो गई है। आधिकारिक बयान के अनुसार कल 562 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से एक में कोरोना की पुष्टि हुई। यह व्यक्ति दिल्ली से लौटा था और क्वारंटीन केंद्र में रह रहा था। कुल 142 मामलों में 9 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। 133 मरीजों का इलाज चल रहा है। मिजोरम सरकार ने राजधानी आइजोल और 10 अन्य जिला मुख्यालयों तथा नियंत्रण क्षेत्र में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया है। राज्य में कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद 9 जून से 22 जून तक पूर्णबंदी लागू की गई थी।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार ने एक आदेश में कहा कि कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में कड़ी पाबंदियों को कारगर पाए जाने के बाद लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया गया। इससे पहले 30 मई को राज्य सरकार ने व्यापार और परिवहन सेवाओं के मामले में बड़े पैमाने पर छूट के साथ 1 से 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की थी। इस दौरान दुकानें और बाजार सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। कल से शुरू हो रहा 7वें चरण का लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन में प्रभावी रहेगा, जो आइजोल नगर निगम और सभी जिला मुख्यालयों के न्यायिक क्षेत्रों में शामिल है। कम खतरे वाले ग्रामीण क्षेत्रों को लॉकडाउन के सख्त नियमों से छूट दी गई है। वर्तमान लॉकडाउन में दुकानों को सामाजिक दूरी और मास्क पहनने के नियमों के साथ ऑड इवन नियमों के अंतर्गत सुबह 5 से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को छोड़कर अंतर्राज्यीय परिवहन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही दूसरे राज्यों में फंसे लोगों की वापसी पर उन्हें राज्य में 21 दिन के संस्थागत क्वारंटीन में भी रखने की बात कही गई है। आइजोल से सुभाषीष चंदा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रवि कपूर। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो, तो बात करो, कुछ मदद करो, कोरोना के चलते याद रखो, घर की सफाई ना भूलना, हाथों को धोना मत भूलना, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। ये आकाशवाणी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की रूस यात्रा पर आज सुबह मॉस्को के लिए रवाना हो गए। ट्वीट संदेश में श्री सिंह ने कहा कि वे इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा और सामरिक भागीदारी को और मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे बुधवार को मॉस्को में आयोजित होने वाली विजय दिवस परेड में भाग लेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में रूस और मित्र देशों की विजय प्राप्त करने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर विजय परेड आयोजित की जाएगी। श्री सिंह रूस के रक्षा मंत्री के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख की स्थिति पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें यह निर्णय लिया गया कि सेना के शीर्ष अधिकारी जल, थल और वायु सीमा पर चीनी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेंगे। बैठक के बाद सशस्त्र सेनाओं को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की सेना के आक्रामक रवैये से निपटने के लिए पूरी आजादी दी गई। बैठक में चीन के साथ सीमा पर चौकसी के अलग अलग रणनीतिक तरीके अपनाने पर भी चर्चा हुई। भारत ने कहा है कि वो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के अनुचित दावे स्वीकार्य नहीं करेगा। गलवान घाटी क्षेत्र में भारत की स्थिति ऐतिहासिक तौर पर पहले से ही स्पष्ट है। चीन के प्रवक्ता ने गलवान घाटी क्षेत्र की घटनाओं के बारे में जो बयान दिया है उस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि इस तरह के दावे खुद चीन के अतीत की स्थिति के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों को गलवान घाटी सहित भारत चीन सीमा क्षेत्रों में समूची वास्तविक नियंत्रण रेखा की पूरी जानकारी है। प्रवक्ता ने कहा कि हमारे सैनिकों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा का हमेशा सम्मान किया है और कभी उसका उल्लंघन नहीं किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया है कि वे लद्दाख में देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए सैनिकों के बलिदान को व्यर्थ न जाने दें। एक बयान में उन्होंने कहा कि इससे कम कोई भी कदम लोगों के साथ एक ऐतिहासिक विश्वासघात होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक ऐसा क्षण है जहां लोगों को एक राष्ट्र के रूप में एक साथ खड़ा होना चाहिए और इस दुस्साहसिक कदम के जवाब में एकजुट होना चाहिए। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लद्दाख झड़प मामले में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा सरकार पर टिप्पणी के लिए कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्री की आलोचना की है। उन्होंने अपने ट्वीट में आरोप लगाया कि कांग्रेस भारतीय सेना और उसकी बहादुरी पर प्रश्न चिन्ह लगाती रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में राष्ट्रीय एकता के सही अर्थ को समझने की जरूरत है। श्री नड्डा ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की टिप्पणी कुछ और नहीं शब्दों का जाल है। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर सिंह उस समय उतने परेशान नहीं दिखे जब उनके कार्यकाल में चीन ने भारत की सैकड़ों वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया था। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर लगभग 55% हुई। बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या 2,37,000 से अधिक। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कोविड संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों को क्वारंटीन कर कड़ी निगरानी में रखने को कहा। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस से चीन के साथ लद्दाख गतिरोध पर राजनीति न करने को कहा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को की यात्रा पर रवाना। इसमें यात्रा भारत और रूस के बीच रक्षा और सामरिक भागीदारी को मजबूत करने पर विशेष बल दिया जाएगा। केंद्र सरकार का उच्चतम न्यायालय से भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा को जन सहभागिता के बिना अनुमति देने का अनुरोध। केंद्र सरकार ने आज उच्चतम न्यायालय से कहा कि कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष पुरी में आयोजित होने वाली रथ यात्रा को बिना लोगों की भागीदारी के अनुमति दी जा सकती है। ओडिशा ने भी न्यायालय में केंद्र के इस रवैये का समर्थन किया है। केंद्र सरकार की तरफ से महाधिवक्ता तुषार मेहता ने न्यायालय से कहा कि राज्य सरकार एहतियाती उपायों के अंतर्गत एक दिन के लिए शहर में कर्फ्यू भी लगा सकती है। रथ यात्रा का आयोजन कल होना है। इस महीने के 18 तारीख को उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष पुरी की रथ यात्रा को अनुमति नहीं दी जा सकती। इस बीच गुजरात में जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट ने कल अहमदाबाद में निकाली जाने वाली भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा नहीं निकालने का निर्णय लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोविड-19 के मद्देनजर उच्च न्यायालय द्वारा रथ यात्रा पर रोक लगाने के बाद कल शाम जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट की बैठक में यह फैसला किया गया। अहमदाबाद के जमालपुर के 400 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर के महंत दिलीप दास जी ने पत्रकारों को बताया कि कल 143वीं वार्षिक रथ यात्रा मंदिर परिसर के बाहर नहीं जाएगी। यह निर्णय मंदिर ट्रस्ट की कल शाम हुई बैठक में लिया गया, जिसमें गृह राज्य मंत्री श्री प्रदीप सिंह जाडेजा, राज्य के डीजीपी और अहमदाबाद शहर के पुलिस आयुक्त भी शामिल थे। महंत दिलीप दास जी ने कहा कि भगवान जगन्नाथ जी, भाई बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी के तीनों रथ कल मंदिर परिसर के भीतर ही प्रदक्षिणा करेंगे। हालांकि मंगला आरती, महाभोग और पहिंद विधि जैसी सभी धार्मिक औपचारिकता परंपराओं के अनुसार की जाएगी। अहमदाबाद में हर साल भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु रथ यात्रा के 14 किलोमीटर लंबे पारंपरिक मार्ग पर एकत्र होते हैं, लेकिन पिछले 143 वर्षों में यह पहली बार होगा जब अहमदाबाद शहर के पारंपरिक मार्ग पर वार्षिक रथ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। मध्य प्रदेश में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना की अपनी तरह की एक पहल की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर महिला स्वयं सहायता समूह निष्ठा विद्युत मित्र के रूप में काम करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से कंपनी के राजस्व संग्रह में वृद्धि होगी और साथ ही महिलाएं अतिरिक्त कमाई भी कर सकेंगी। निष्ठा विद्युत मित्र योजना कंपनी के अधिकार क्षेत्र वाले भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के सभी 16 जिलों की ग्राम पंचायतों में लागू की गई है। निष्ठा विद्युत मित्र योजना के तहत महिला स्व सहायता समूह की सदस्य उपभोक्ताओं को ऑनलाइन भुगतान करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके अलावा दोषपूर्ण मीटर सहित उपभोक्ताओं की विभिन्न शिकायतों का समाधान करना और ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से नए कनेक्शन प्रदान करने जैसे काम भी वे करेंगे। इसके अलावा वे कंपनी को बिजली चोरी और बिजली के अवैध उपयोग के बारे में जानकारी जुटाने में भी मदद करेंगी। कंपनी ने भी बकाये की वसूली और नए कनेक्शन दिलाने के लिए निष्ठा विद्युत मित्रों को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गंगाराम अस्पताल के खिलाफ कोविड-19 से संबंधित नियमावली के उल्लंघन मामले में दर्ज प्राथमिकी पर सभी प्रकार की जांच तथा कार्रवाई पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि पुलिस की जांच सहित अस्पताल के खिलाफ प्राथमिकी पर मामले के निष्पादन तक हर प्रकार की कार्रवाई स्थगित रहेगी। अस्पताल के खिलाफ 5 जून को राजेंद्र नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वंदे भारत मिशन के तहत श्रीलंका में कोलंबो से दिल्ली के लिए पहली उड़ान आज सुबह रवाना हुई। लगभग 240 भारतीय नागरिकों के साथ एयर इंडिया का विमान आज बाद में लखनऊ और गया के लिए भी उड़ान भरेगा। पिछले महीने और पिछले सप्ताह के अंत में 2 उड़ानों के जरिए यात्रियों को मुंबई, भुवनेश्वर, कोलकाता, कोच्चि और बेंगलुरु पहुंचाया गया था। भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले ने इन उड़ानों के सुचारू संचालन में मदद के लिए श्रीलंका की सरकार को धन्यवाद दिया है। 171 भारतीयों को लेकर एक चार्टर्ड विमान कल रात संयुक्त अरब अमारात से कर्नाटक के मैंगलुरु पहुंचा। इन यात्रियों में 29 गर्भवती महिलाएं और 21 बच्चे भी शामिल हैं। इन सभी लोगों को मैंगलुरु के 3 होटलों में क्वारंटीन अवधि के दौरान रखने की व्यवस्था की गई है।
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आकांक्षी जिलों में कोविड की ताजा स्थिति और स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की है। पूर्वोत्तर के आकांक्षी जिलों की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी को देखते हुए मंत्रालय ने पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने, विशेषकर संक्रामक रोगों के प्रबंधन के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1 अरब 90 करोड़ रुपए मंजूर करने का फैसला किया है। घनी आबादी के बावजूद भारत में प्रति लाख आबादी पर कोविड के मामले दुनिया में सबसे कम हैं। प्रति लाख आबादी पर जहां देश में कोविड के सिर्फ 30 मामले हैं, जबकि विश्व में ये औसत 114 से अधिक है। अमेरिका में ये औसत 671, जर्मनी में 583, स्पेन में 526 और ब्राजील में 489 है। ये जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन की कल जारी की गई रिपोर्ट में दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि ये केंद्र और राज्य सरकारों के सम्मिलित प्रयासों से ही संभव हो पाया। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में हम कोविड-19 पर वरिष्ठ चिकित्सकों की राय प्रसारित करते हैं। इसी क्रम में आज नई दिल्ली के विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो तथा एलाइड साइंसेज में मनोचिकित्सक डॉक्टर सोनाली बाली ने बताया कि कोविड-19 के संबंध में विभिन्न असत्यापित स्रोतों से मिल रही गलत जानकारी से लोगों में डर पैदा हो गया है और इस बीमारी को लेकर उनमें गलत अवधारणा बन गई है। उन्होंने लोगों से केवल विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से मिली जानकारी प्राप्त करने को कहा। अगर कोई इंसान जिसको ये कोविड-19 बीमारी हो गई है हमारे घर के आसपास रहता है तो उसकी वजह से एक डर पैदा हो जाता है और क्योंकि हमारे पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये कैसे फैलता है, ऑटोमेटिकली उस पर्सन के अगेंस्ट, इस बीमारी के अगेंस्ट स्टिग्मा जनरेट हो जाता है। तो सबसे जरूरी है कि हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले, हम चीजों को सही मायने में समझें। अगर ऐसा होता है तो हमारे थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होते हैं, हमें समझ में आता है कि ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, तो डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जाए। अगर हमारे थॉट प्रोसेस करेक्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली उस इंसान के लिए जिसको ये बीमारी हुई है कंपैशन, काइंडनेस जनरेट होगी और स्टिग्मा रिड्यूस होगा। मेदांता अस्पताल के मेंटल हेल्थ डिवीजन के सलाहकार डॉक्टर सौरभ मेहरोत्रा ने लोगों से पुस्तक पढ़ने, संगीत सुनने और व्यायाम जैसे सकारात्मक कार्यों में अपना अधिकतर समय व्यतीत करने को कहा। Positive addictions would include the creative arts, such as drawing, writing, painting. All of these qualify as positive addictions. Music is positive addictions. People who are interested in dancing, that's a positive addiction. Playing a game with family members has the beneficial effect of both the social interaction as well as the fun of the game. Some people like to do gardening. Some people like to do cooking. All of these qualify as positive addictions and have a significant benefit in reducing the stress. Then social connection is very important. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। गंगाराम अस्पताल के रूमेटोलॉजिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वेद चतुर्वेदी चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में आज सवेरे आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। पुलिस के अनुसार जिले के कापरान जंगल इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा बलों पर गोलीबारी करने से तलाशी अभियान मुठभेड़ में बदल गया। अंतिम समाचार मिलने तक दोनों ओर से गोलीबारी जारी थी। ब्यौरे की प्रतीक्षा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम
2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। मिजोरम के कुछ इलाकों में आज तड़के 5.3 तीव्रता का भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार सुबह 4:10 पर आए इस भूकंप का केंद्र चंफाई जिले से 27 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में 20 किलोमीटर की गहराई में था। पुलिस के अनुसार नुकसान की कोई खबर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा से बात कर भूकंप की जानकारी ली है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को केंद्र की ओर से हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी मिजोरम में भूकंप के बाद की स्थिति की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री जोरमथंगा से बातचीत की। एक ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि वो सभी की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उधर बांग्लादेश में ढाका और कुछ अन्य इलाकों में आज सुबह 5.8 तीव्रता का भूकंप आया। बांग्लादेश के मौसम विभाग के अनुसार आज तड़के 4:40 पर आए इस भूकंप का केंद्र ढाका से 300 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में भारत म्यांमा क्षेत्र में था। अब तक जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। और अब एक नजर देश भर में आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 सेल्सियस रहने का अनुमान है। राजधानी के कई क्षेत्रों में आज सुबह बारिश हुई। मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा का अनुमान है। चेन्नई में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे, वर्षा या बूंदाबांदी भी हो सकती है। कोलकाता में भी छिटपुट बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। चंडीगढ़ में बादल छाए रहेंगे, गरज के साथ वर्षा भी हो सकती है। गुवाहाटी में हल्के बादल छाए रहने और बूंदाबांदी होने की उम्मीद है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। आसमान आमतौर पर साफ रहेगा, लेकिन शाम तक बादल घिर सकते हैं। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। आसमान साफ रहेगा। गिलगित में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आसमान साफ रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में भी आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ और भागों तक पहुंचने की स्थितियां अनुकूल बन रही हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मानसून 24 और 25 जून को समूचे पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब के अधिकांश क्षेत्र और राजस्थान के कुछ हिस्सों तक पहुंच जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने योग को स्कूली पाठ्यक्रम से जोड़ने के लिए ऑनलाइन योग प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता शुरू की है। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और विभिन्न योग पद्धतियों के बारे में प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने के लिए बच्चों को प्रेरित करना है। श्री निशंक ने कहा कि प्रतियोगिता का उद्देश्य गहरी समझ विकसित करना और उसे जीवन में अपनाने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय परीक्षण अभ्यास मोबाइल ऐप पर हिंदी परीक्षण सुविधा शुरू की है। उन्होंने कहा कि हिंदी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी अब एनटीए द्वारा जारी राष्ट्रीय टेस्ट अभ्यास स्मार्टफोन ऐप से अपने मोबाइल पर हिंदी मॉक टेस्ट का अभ्यास कर सकते हैं। बंबई शेयर बाजार आज 400 अंक की बढ़त के साथ खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 422 अंक बढ़कर 35,153 हो गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 123 अंक बढ़कर 10,367 पर पहुंच गया। अब से कुछ देर पहले सेंसेक्स 408 अंकों की बढ़त के साथ 35,140 पर था। निफ्टी 136 अंकों की वृद्धि के साथ 10,372 पर था। विदेशी मुद्रा बाजार में शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले ₹5 मजबूत हुआ। $1 की कीमत ₹76.15 रही। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर लगभग 55% हुई। बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या 2,37,000 से अधिक। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कोविड संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों को क्वारंटीन कर कड़ी निगरानी रखने को कहा। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस से चीन के साथ लद्दाख गतिरोध पर राजनीति न करने को कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को की यात्रा पर रवाना। इस यात्रा में भारत और रूस के बीच रक्षा और सामरिक भागीदारी को और मजबूत करने पर विशेष बल दिया जाएगा। और केंद्र सरकार का उच्चतम न्यायालय से भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा को जन सहभागिता के बिना अनुमति देने का अनुरोध। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।